वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। तो ऐसा क्या है विजय दिवस में जो 16 दिसंबर इतना खास दिन बना देता है और हम बड़े ही धूमधाम से, हम भारतीय बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को। तो आइए स्वागत करता हूं मैं वीरेंद्र विद माय चैनल पढ़ाई लिखाई। तो देखिए एक तस्वीर, ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है, एक तस्वीर ही काफ़ी है कहानी को बयां करने के लिए। यानी ये पूरी तस्वीर अपने आप में आज की पूरी कहानी बयां कर दे रही है कि भाई ऐसा 1971 में क्या हुआ था और हम किस तरह से विजयी बन के लौटे थे उस जंग में। तो ये कहानी पूरी पिक्चर बयां कर दे रही है। तो बहुत से लोगों ने ये इमेज, ये पिक्चर देखी भी होगी। ये हैं आमिर अब्दुल खान नियाजी पाकिस्तान के, ये है हमारे जगजीत सिंह अरोड़ा। तो यहाँ पे हो रहा आत्मसमर्पण, सरेंडर की कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी के बैकग्राउंड की ओर। क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों ये हमारे देश में आज विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए 3 दिसंबर 1971 का दिन था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी भारत की। उस दिन ये खबर आई कि पाकिस्तान ने युद्ध प्रारंभ कर दिया है। और किस तरह से प्रारंभ किया था? 3 दिसंबर 1971 को पाक ने भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर हवाई हमले के साथ, तो भारतीय वायुसेना के जो स्टेशन थे उन पर अटैक हुआ था, हमला हुआ था। तब से माना गया, कहानी तो पीछे बहुत कुछ चल रही थी, लेकिन ऑफिशियली एक तरह से आप कह सकते हैं कि भाई ये जंग की शुरुआत हो चुकी थी 3 दिसंबर 1971 को। यानी भारत ने अपनी तरफ से कभी भी युद्ध शुरुआत न की है, न करता है। आज परिस्थिति कुछ और हो चुकी है, आने वाला वक्त कुछ और ही, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीजें भी हो रही हैं आजकल। तो ठीक है, तो वक्त की डिमांड है, लेकिन भारत की हमेशा से शांति प्रिय मुल्क की एक छवि रही है और पहले कभी भी अटैक ना करने वाली इमेज भी रही है। चलिए अब देखते हैं ऐसा क्या हुआ था। 3 दिसंबर को हम जान चुके हैं ऐसा कुछ हुआ था। अब जब ये ऐसी स्थिति एक देश के प्रधानमंत्री, एक राष्ट्र के अध्यक्ष के सामने आती है तो चिंता होना स्वाभाविक है, लाजमी है। तुरंत बुलाया गया सैम हार्मजी, फ्रामजी, जमशेद जी मानेकशॉ या सैम मानेकशॉ से फॉर्मली, यानी कि हम बहुत ही फेमस नाम जानते हैं सैम मानेकशॉ, ये नाम सभी लोगों ने सुना होगा। तुरंत मीटिंग हुई, चर्चाएं हुई, रणनीति बनाई गई, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज को कैसे हैंडल करना चाहिए। रणनीति बन चुकी थी, तैयार थी, किस तरह से हमें सिचुएशन को, हाँ लेकिन सिचुएशन थोड़ी टिपिकल टफ जरूर थी, ठीक है, लेकिन वार्तालाप हो चुका था, चर्चाएं हो चुकी थी। तो चलिए आगे चलते हैं कि भाई ऐसा पाकिस्तान हम पे अटैक क्यों कर रहा था, क्या वो हम ही पे युद्ध करना चाह रहा था या कुछ और कहानी के पीछे था। तो दोस्तों ये बात उन दिनों की है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह लीजिए या वहाँ के तो जनरल जो होते हैं वही प्रधानमंत्री बन जाया करते हैं। तो यहाँ पे थे याहिया खान, इनका नाम है, पाकिस्तान की तरफ से थे याहिया खान, अपने हिंदुस्तान से थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो ये थे, इन दोनों के बीच, देशों के बीच मुल्क जूझ रहे थे। रणनीतिकार ये लोग थे, ठीक है, सेना के, थल सेना के अध्यक्ष थे मानेकशॉ। अब देखिए चीजें बढ़ती जा रही थी। पहले हम समझा देते हैं आपको इमेज से, चित्र की मदद से आखिर हो क्या रहा था। भारत का जब विभाजन हुआ था सन 1947 में, सभी जानते हैं भारत आजाद हुआ था अंग्रेजों से 1947 में। तो ये आजादी जो थी, जैसे ये समझ लीजिए कोई परिवार किसी कैद से आजाद हो गया हो, लेकिन उसके 2 भाई बट गए हों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 नए राष्ट्र बट गए थे। बंटवारा हमेशा दुखदाई होता है। खैर जब बंटवारा हो ही गया तो भारत अपना ये प्यारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 पार्ट में था, ठीक है, कहा तो एक ही पाकिस्तान जाता था, लेकिन उसके 2 हिस्से थे। एक था वेस्ट पाकिस्तान यानी पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम आज की तारीख में बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं। तो 1947 का जो बंटवारा हुआ था उसका आधार कहीं ना कहीं आप धार्मिक, है ना, था ही बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे हुआ था। यानी कि जो ज़्यादातर मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में चले गए थे, तो ज़्यादातर हिंदू थे वो हिंदुस्तान में रह गए थे। हालांकि हिंदुस्तान में भी हिंदू मुस्लिम दोनों रहते थे, पाकिस्तान में भी उस समय की बात करें तो हिंदू और मुस्लिम दोनों रह सकते थे, लेकिन इस बंटवारे में भी काफ़ी खून खराबा बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है। अब भाई जब ये पाकिस्तान अलग हो चुका था, अपनी कम्युनिटी के साथ रह रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि भाई वेस्ट और ईस्ट की मैं यहाँ पे चर्चा करने जा रहा हूँ। तो चर्चा इसलिए करने जा रहा हूँ कि ये जो युद्ध था
एक्चुअली कंडीशन बन रही थी वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच, युद्ध जैसे हालात क्रिएट हो गए थे। यानी ये जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, बांग्लादेश में जो रह रहे थे, इन लोगों पे अत्याचार किया जा रहा था। किसके द्वारा? ईस्ट पाकिस्तान के द्वारा, पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा इन पे अत्याचार, इनको दोयम दर्जे का समझा जाता था। और बेसिकली जो डिफरेंस था, ये जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे, पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे, ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ये मतलब उर्दू लैंग्वेज ज़्यादा बोलने वाले थे। और ये आपके जो ईस्ट पूर्वी पाकिस्तान वाले हैं, ये लोग की इनकी लोकल लैंग्वेज थी बंगाली लैंग्वेज, है ना। तो बंगाली लैंग्वेज को ये प्रेफरेंस दिया करते थे, बोला करते थे बंगाली भाषा में, ठीक है। तो भाई जब अलग अलग प्लेसेस हैं तो भाषा तो अलग हो ही सकती है, ठीक है। उन पे उर्दू थोपना, ठीक है, या अपने रूल्स रेगुलेशन, यानी पश्चिम पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि अपने नियमों के अनुसार इनको ईस्ट पाकिस्तान को रन किया करता था और फैसिलिटी कम दिया करता था। तो यानी दोनों में असमंजस, है ना, हमेशा क्या हुआ करता था, थोड़ा पार्शियलिटी हुआ करती थी। यही अत्याचार धीरे 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 बढ़ते जा रहे थे, है ना। 1947 में आज़ाद होने के बाद धीरे धीरे 1971 आते आते बहुत बड़ी खाई एक बन चुकी थी दोनों के बीच। अब बांग्लादेशियों ने भी, यानी उस समय के पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग जो यहाँ थे, ठीक है, उनमें आप पुलिस कह लीजिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस कह लीजिए, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स कह लीजिए, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट कह लीजिए, और कहीं ना कहीं हथियारबंद लोग जिनको आप कह सकते हैं मुक्ति सेना के नाम से भी हम जानते हैं, वो भी अब खुलकर विरोध करना शुरू कर दिए थे पश्चिमी पाकिस्तान वालों का। यानी ये लोग अब विरोध में आ गए थे बिल्कुल कि भाई हम अब जुल्म नहीं सहेंगे, बिल्कुल आज़ादी लेके रहेंगे, ठीक है। लेकिन भाई जो सैन्य ताकत थी वो तो ईस्ट यानी पश्चिमी पाकिस्तान इनकी ज़्यादा थी, ठीक है। तो उनके आगे बेचारे मजबूर थे। अब ऐसे में जब ये यहाँ पे मारकाट, हत्याएं, लूटपाट सब चल रहा था, तो अब हुआ क्या, इस पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी आना शुरू कर दिए हमारे भारत में। अब ये प्रॉब्लम दिन बाय दिन बढ़ती जाती, डे बाय डे बढ़ती जाती, इंक्रीज होती जा रही थी। तो ऐसे में भारत को चिंता होने लगी कि भाई अब क्या किया जाए। तो भाई शरणार्थियों की चिंता तो आज भी बनी हुई है, कहीं ना कहीं से शरणार्थी आते ही रहते हैं भारत में, आज भी वो समस्या एज इट इज बनी हुई है, ठीक है। हाँ, हल करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा तादाद में आने लगे तो भाई हमने इसमें इंटरफियर करना सही समझा, और हम प्लान किए बैठे ही थे कि भाई कुछ हो तो हम अपना पक्ष रखें यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान ने जो 3 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर हमला किया, पाकिस्तान ने एक मौका दे दिया, है ना, बिल्कुल मौका दिया। और उस मौके को हमने भारत ने भुनाया, बहुत अच्छे तरीके से बनाया और मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आप समझ चुके हैं स्थिति क्या बन रही थी उस समय, ठीक है। तो वहां पे नरसंहार चल ही रहा था। अब देखिए होता क्या है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका पूर्वी पाकिस्तान था उसमें मुक्ति वाहिनी सेना या उसको पूर्वी पाकिस्तान को लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनको आज हम बंग बंधु के नाम से भी जानते हैं। तो ये वहां पे लीड कर रहे थे। हालांकि उस समय जब ये स्थिति युद्ध जैसी हालात बन रहे थे तो इनको जेल में डाल दिया गया था, ये अंदर थे, ठीक। फिर भी अब चलते हैं आगे की कहानी की तरफ, तो देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, चीजें होती चली गई। तो देखो भाई क्या हुआ, युद्ध का प्रारंभ हो चुका था 3 दिसंबर को। उसके बाद क्या होता है, लगभग 4 दिसंबर होते होते 1971 को भारत ने ऑपरेशन स्टार्ट किया ट्राइडेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है त्रिशूल। ऑपरेशन ट्राइडेंट स्टार्ट किया बंगाल की खाड़ी में। पाक नौसेना का भी मुकाबला हुआ, युद्ध स्टार्ट हो चुका था, भारत तगड़ा जवाब देना शुरू कर दिया था। अब देखिए क्या होता है, 5 दिसंबर आते आते पाकिस्तान की नेवी का जो हेडक्वार्टर था, पाकिस्तान की नेवी का हेडक्वार्टर हम लोग तबाह कर चुके थे, और जो कहाँ था, कराची में था। और इतनी बुरी तरह हमने तबाह किया था कि वो कई दिनों तक वहां पे आग जलती रही थी, ये आप समझ सकते हैं। अब ऐसे होते 5 से 6 दिसंबर होते होते, ठीक है, ये सब किसने किया था, हमारा जो जहाज बेड़ा था विक्रांत, बहुत पराक्रम दिखाया उसने। वीनस गाजी जो कि पाकिस्तान की सबमरीन थी, पनडुब्बी थी, उसको भी डुबो दिया गया बिना कोई, वो तो यूजलेस हुए डुबो दी गई। उस पर मूवी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। चलिए अब उसके बाद क्या होता है, 5 से 6 दिसंबर हुआ, तो इसी दौरान इंदिरा गांधी ने बिना कोई देर किए बांग्लादेश को मान्यता दे दी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। अब ये क्या टर्म था भाई, युद्ध तो लड़ा जा रहा था, जमीन पे पानी में लड़ा जा रहा था, आखिर
इंदिरा गांधी जी को ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी? तो आप समझिए चीज़ों को, जब कभी भी युद्ध होता है तो हमेशा वो हथियारों बंदूकों के बल पे नहीं लड़ा जाता, दूसरे फ्रंट पे भी युद्ध लड़ा जाता है, पश्चिमी सीमा पे भी, पश्चिम है ना, वहाँ पे भी युद्ध चल रहा था, लेकिन राजनीतिक नज़रिए से भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी युद्ध लड़ा जाता है, राजनीतिक दृष्टि से भी ज़्यादा से ज़्यादा पक्षों को अपने पक्ष में करना, फेवर में करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें राजनीतिक रूप से बढ़त बना लेना, ये भी सारे पक्ष होते हैं। तो अब भारत की ताकत बढ़ती जा रही थी, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था, तो 6 दिसंबर तक आते आते ये सब चीज़ें इंदिरा गांधी ने घोषित कर दिया था, यानी हमने मान्यता दे दी थी बांग्लादेश को कि भाई ये नया राष्ट्र है, मुक्त स्वतंत्र राष्ट्र है बिल्कुल, ठीक है। पाकिस्तान बिल्कुल चिढ़ चुका था इन सब चीज़ों से। अब ऐसा होते होते चलती चली गई चीज़ें। अब क्या हुआ, उसी में चलते चलते जब हम बढ़ते जा रहे थे इस चीज़ को, तो ये मामला ले दे के पहुंचा कहाँ, यूएनएससी में। 12 दिसंबर के आसपास ये मैटर कहाँ पहुंच गया था, यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहुंच चुका था। यानी जब दो देशों में झगड़ा होता है तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पहुंच जाते हैं। चलिए, अब वहाँ पर जब मामला पहुँचा तो पाकिस्तान का जो दल था उनको लीड कर रहे थे जुल्फिकार अली भुट्टो, अमेरिका का एक नेतृत्व था जो उनको लीड कर रहा था अमेरिका के लोगों को, तो वो थे जॉर्ज बुश सीनियर। भारत की तरफ से विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह, हमारे जो स्वर्ण सिंह विदेश मंत्री थे उस टाइम के तत्कालीन, वो लीड कर रहे थे। तो वहाँ पे भाई वहाँ तो प्लेटफॉर्म है तो चर्चाएं होंगी, बातचीत होंगी, उसी से मुद्दे है ना, जंग अपनी जगह है और वार्ता अपनी जगह है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही थी। तो वहाँ पे बुश जी का एक सवाल था भारत के स्वर्ण सिंह से, भारत की इस लड़ाई में क्या मंशा है, यानी आप इस लड़ाई से चाहते क्या हैं, क्या करना चाहते हैं आप? स्वर्ण सिंह ने इस प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न से दिया और सामने वाले को उत्तरहीन कर दिया। क्वेश्चन का जवाब था, वियतनाम में यूएस की यानी अमेरिका की जो मंशा है, ऐसी ही कुछ मंशा भारत की भी है। अब ये वियतनाम कहां से बीच में आ गया? तो उस टाइम अमेरिका इन्वॉल्व था, किससे? वियतनाम से। युद्ध जैसे हालात वहां पे बने हुए थे, युद्ध चल रहा था, ठीक है। अब ऐसा करारा जवाब सुन के बुश साहब तो हो गए खामोश, यानी उनको जवाब मिल चुका था कि भारत अब इस मुद्दे पर झुकने वाला नहीं है, ये क्लियर हो चुका था। लेकिन फिर भी भाई ये अमेरिका क्यों बीच में टांग अड़ा रहा था? तो अमेरिका को टांग अड़ाने की आदत है भाई, ठीक है। तो देखिए, उस टाइम के अमेरिकी प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन और उनके विदेश मंत्री या सुरक्षा सलाहकार थे हेनरी किसिंगर। तो ये दो लोग थे, अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हुआ था और भारत के कामों में टांग अड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। आज के हालात कुछ और हो सकते हैं, हमारा चीन से विवाद चल रहा है, ठीक है। तो भाई समय की परिस्थिति को देखते हुए चीजें बदल जाया करते हैं, लेकिन उस समय अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हुआ था पूरी तरह से। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बातें चल रही हैं, विचार हो रहे हैं। इसी दौरान अमेरिका ने यूएसएस एंटरप्राइज, ये इनका जहाजी बेड़ा था, जंगी जहाजी बेड़ा था, बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया। पहुंचने लगा बंगाल की खाड़ी की तरफ। चिंताएं भारत की बढ़ने लगी थी। ऐसे में भारत का साथ देने के लिए हमारा सच्चा मित्र सामने आया रूस। रूस ने अपना जंगी जहाज भेज दिया, बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया। अमेरिका दबाव बनाना चाहता था पाकिस्तान की तरफ से कि भाई भारत पे दबाव बने तो युद्ध से पीछे हट जाए, युद्ध विराम हो जाए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, भारत की चिंताएं बढ़ती जा रही थी और भारत ने अपनी युद्ध लड़ाई जो थी और तेज कर दी थी कि जब तक ये पहुंचे हमें कुछ ना कुछ हासिल कर लेना है, क्योंकि भारत के पास अब समय कम बचा था। हाँ, रूस ने उस समय, रूस को सोवियत संघ बोला जाता था, यूएसएसआर, ठीक है, तो बहुत मदद की उस टाइम पे और पूरी मित्रता उसने निभाई। अब हालांकि इस यूएसएस एंटरप्राइज के सामने हमारा आईएनएस विक्रांत, ठीक है, बहुत छोटा था, हमारी क्षमताएं उस समय कम थी, लेकिन फिर भी हम तैयार थे। अब क्या हुआ, जब रूस का ये जंगी बेड़ा यहाँ पे आने लगा भारत की मदद के लिए, अमेरिका के हौसले पस्त होने लगे। अमेरिका ने उस समय कोशिश की थी चीन से वार्ता करके कि इंडिया पे, भारत पे दबाव बनाया जाए कि युद्ध में थोड़ा उसको है ना टेंशन दी जाए ताकि भारत पीछे अपने कदम खींच ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। रूस ने जो जंगी जहाज बेड़ा था भेजा था, उसने
एंटरप्राइज, यूएसएस एंटरप्राइज को खदेड़ ही माना, यानी उसको खदेड़ते खदेड़ते लगभग जनवरी तक आ गई थी। हालांकि युद्ध तब तक समाप्त हो चुका था, लेकिन इस दौरान भारत ने क्या हासिल किया, ठीक है। तो इस दौरान आप मानिएगा कि जब ये सारी चीजें घट रही थी, चल रही थी, तो वहां से पश्चिम पाकिस्तान में वहां पे थे जनरल नियाजी, जिनका हमने जिक्र भी किया था और दिखाया भी था फोटो में आपको, ठीक है। ये है नियाजी, ए नियाजी। अब युद्ध चल रहा है, तीव्रता बढ़ रही है, ये भी कोशिश कर रहे थे 12 दिसंबर तक, तो ये भी कह रहे थे कि भारत की सेनाओं को, मेरे टैंकों को मेरे सीने पे से गुजरना होगा। बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे, डींगे हाँक रहे थे। अब क्या हुआ, हौसले पस्त होने शुरू हो गए नियाजी के भी। क्यों हौसले पस्त हुए? क्योंकि 13 दिसंबर होते होते भारत ने पूरे ढाका को घेर लिया था। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है ना, उसको घेर लिया था। लेकिन फिर भी ये थोड़े ढीले नहीं पड़ रहे थे भी, है ना, हौसले कुछ बाकी थे शायद। 14 दिसंबर को आते आते वहां पे गवर्नर के घर पर जब हमला हुआ, उसमें बहुत सारे इनके ऑफिसर, हाई लेवल ऑफिसर मारे गए। अब नियाजी का हौसला टूट चुका था, ठीक है। जब इतने सारे भाई मारे जाएंगे तो किसी का भी हौसला टूट जाएगा। अल्टीमेटली 14 दिसंबर को इनका हौसला टूट चुका था। 16 दिसंबर आते आते दिन के लगभग 2:30 बजे के आसपास प्रोसीजर शुरू किया गया सरेंडर का, आत्मसमर्पण का। आत्मसमर्पण क्या कुछ लोगों ने किया, 200-400 लोगों ने किया, 1000-2000 लोगों ने किया? जी नहीं, पूरे 93,000 सैनिकों ने, आप ये डिजिट याद कर लीजिएगा, पूरे 93,000 सैनिक, 93,000, यानी आप समझ सकते हैं अराउंड 1 लाख, इतने पाकिस्तान के सशस्त्र सैनिकों ने आत्मसमर्पण, सरेंडर कर दिया। हमारे तो 83 योद्धा भी, सैनिक भी डटे रहे थे, लेकिन ये पाकिस्तान का, नियाजी के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक दिन था। और भारत के लिए ये विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है आज भी। तो ये 93,000 सैनिकों का जो आत्मसमर्पण हुआ, ये वर्ल्ड वार 2 के, जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उसके बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। और कितने कम टाइम में, है ना, हमने ये सरेंडर कराया। तो इसलिए इस दिन की इमेज और भी बड़ी हो जाती है। और बांग्लादेश के लिए तो ये दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था इस दिन, और हम अपने वीरों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कौन सा स्वतंत्र, बांग्लादेश का है ना? नहीं, विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। हम किस रूप में मनाते हैं इसको? विजय दिवस के रूप में। तो ये थी भारत के विजय की कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐतिहासिक घटना है, तो याद रखिएगा 16 दिसंबर का दिन। इसी उम्मीद के साथ और भी वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। देखते रहिएगा हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। आज की